इलस्ट्रेशन 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हमारा है इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 में क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन ने कहा अ कंसाइनमेंट ऑफ 800 मेट्रिक टन ऑफ एडिबल ऑयल ऑफ मलेशियन ऑरिजिन वाज इंपोर्टेड। तो अपना प्रोडक्ट क्या था, मैंने गुड्स कौन सा था, ये। ठीक है, बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू बिलो पॉवर्टी लैंड सिटीजन in a backward area under the scheme designed by the Food and Agriculture Organization। तो इन लोगों ने जो इंपोर्ट किया वो बेसिकली एक स्कीम के अंदर इंपोर्ट किया। ठीक है, स्कीम के अंदर इंपोर्ट किया, नो डाउट, बट कस्टम ड्यूटी लगता किस पर है? गुड्स के ऊपर। अब गुड्स चाहे कोई भी इंपोर्ट कर रहा हो, चाहे सरकार इंपोर्ट कर रही हो, चाहे सरकार इंपोर्ट ना कर रही हो, कोई आम इंसान इंपोर्ट कर रहा हो, फिर भी ड्यूटी तो सबको पे करना है जब तक कि नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट नहीं करता उस चीज को। जैसे डिफेंस वालों के लिए एग्जाम्पशन था, अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये कहना कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा क्योंकि गुड्स इंपोर्ट किया गया है वेलफेयर के लिए, बैकवर्ड एरिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कस्टम ड्यूटी फिर भी पे करना है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी तो पे होगा, ये क्लियर है। दिस being a special transaction, a nominal price of $10 metric ton was charged for the consignment to cover the freight and insurance charge। तो बेसिकली क्योंकि ये गरीबों के लिए था, मतलब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, तो जब हमने इंपोर्ट के लिए मलेशिया वाला जिससे भी एक्सपोर्टर था उससे बात किया तो उसने कहा ठीक है, आपका मतलब फायदे के लिए है जो भी है, तो हमें बस $10 पर मेट्रिक टन हमें चाहिए, जो बेसिकली फ्राइट और इंश्योरेंस चार्ज का खर्चा है वो बस दे दीजिए, गुड्स के लिए कुछ मत दीजिए। बेसिकली गुड्स के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू मिसिंग है मेरा। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है? द प्राइस पेड और पेएबल फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन एंड द सप्लायर एंड बायर आर अनरिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पे अनरिलेटेड पर्सन है, ऑब्वियस सा बात है, प्राइस सोल कंसिडरेशन लेकिन मिसिंग है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इस क्वेश्चन में मिसिंग है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मिसिंग है, हमें जो दिया गया है वो सिर्फ दिया गया है कि $10 पर मेट्रिक टन कंसाइनमेंट का चार्ज कर रहा है फ्राइट और इंश्योरेंस के लिए, जो भी हमारा एक्सपोर्टर है। द कस्टम हाउस फाउंड आउट दैट एट और अबाउट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ दिस गिफ्ट कंसाइनमेंट देयर वेर फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। तो अब हमें निकालना क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो रूल कौन सा यूज होगा? रूल 4 का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, रूल 4 क्या है हम लोग जानेंगे। कस्टम हाउस का कहना है कि जिस टाइम ये इंपोर्ट हुआ उसी टाइम और भी इंपोर्ट हुआ था एडिबल ऑयल ऑफ मलेशियन ऑरिजिन इस क्वांटिटी में। एक इंसान ने 20 मेट्रिक टन मंगाया था जहां उसका यूनिट पर $260 पर मेट्रिक टन था। एक इंसान ने 100 मेट्रिक टन मंगाया था जिसका कीमत ₹220 पर मेट्रिक टन था। एक इंसान ने 500, 900, 400 और 780। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारे वाले ने कितना मंगाया था? 800 मेट्रिक टन। ठीक है, तो रूल 4 इसके बारे में आपको बताएगा कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए कौन से रेट को ले, क्योंकि ड्यूटी तो पे करना है। ठीक है, आपको फ्री में मिला है, बस $10 चार्ज किया गया, नो प्रॉब्लम, पर ड्यूटी तो लगेगा किस पर? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, CIF पे। CIF पे। अब CIF क्या होता है? CIF होता है फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो रूल 4 इसके बारे में बताएगा। उसके बाद एक्सचेंज रेट हमें दिया गया ₹70, बोला गया बेसिक कस्टम ड्यूटी ₹10 है। ठीक है, IGST को इग्नोर करिए, GST कंपनसेशन इग्नोर करिए और कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ ड्यूटी। तो अब रूल 4 इसके बारे में क्या कहा है, तो देखिए आइए रूल 4 को पढ़ते हैं। रूल 4 इंपोर्टेड गुड्स वाला, एक्सपोर्ट गुड्स वाला रूल 4 में मत चल जाइएगा, इंपोर्टेड गुड्स का रूल 4। रूल 4 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 3 द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड। कहने का मतलब
कह रहा है कि इंपोर्टेड गुड्स का ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो जो आइडेंटिकल गुड्स उसी समय में इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम एज द गुड्स बिंग वैल्यू, जिस टाइम आपका गुड्स वैल्यू किया जा रहा है उस टाइम जो इंपोर्ट हुआ था उसमें क्या क्या था, मैंने कितना क्वांटिटी था, क्या रेट था, हमने देखा वो चार्ट में दिया क्वेश्चन में कि 200 मेट्रिक टन इतना पे हुआ था, 100 मेट्रिक टन ऐसे हुआ था, 300 मेट्रिक टन ऐसे हुआ था। Provided that such transaction value shall not be valued of the goods provisionally assessed under section 8 of custom act, ठीक है, अगर सेक्शन 18 के अंदर उसका प्रोविजनल वैल्यूएशन नहीं हुआ है तब। In applying this rule, the transaction value of identical goods in a sale at a same commercial level, तो अपना क्या था, अपना था 800 मेट्रिक टन, अपना 800 मेट्रिक टन था, तो हमें इसी के लगभग का देखना पड़ेगा जो रेंज में गुड्स उस टाइम इंपोर्ट हुआ था, इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, उस समय में जो इंपोर्ट हुआ था। तो 800 मेट्रिक टन के अगल बगल 2-3 था, देखेंगे हम लोग जाकर के। एंड सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी, सब्सटेंशियली सेम मतलब ऐसा ना हो, ठीक है सेम हो सकता है सेम ना मिले, 800 मेट्रिक टन ना मिले हमें, 700 मिले, 760 मिले, 900 मिले, 980 मिले, नहीं समझे, 880 मिले, 840 मिले, 805 मिले, 800 नहीं है, मैंने जिस टाइम का हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, उस समय में हो सकता है कि सेम 800 मेट्रिक टन किसी ने इंपोर्ट ना किया हो, 780 किया हो, 900 किया हो, 980 किया हो, मैंने 800 के लगभग जो किया है उसको लेना है, ठीक है, समझ गए। Where no sale referred to in clause B of subrule 1 is found, the transaction value of identical goods sold at different commercial level and different quantity or both adjusted to take account of the difference attributable to commercial level or to the quantity or both shall be used, provided that such adjustment shall be made on the basis of demonstrated evidence which clearly establish the reasonableness and accuracy of the adjustment where such adjustment lead to an increase or decrease in value। अब ये लाइन क्या कहा, ये कहा अगर सब रूल 1 के हिसाब से आप नहीं कर पाए, ठीक है, सब रूल 1 क्लॉज बी, सब रूल 1 क्लॉज बी, रूल 4 का सब रूल 1 क्लॉज बी के हिसाब से अगर आप नहीं पता कर पाए तो ठीक है, तो क्या करिएगा, ठीक है, डिफरेंट कमर्शियल लेवल लीजिए, यहाँ सेम था, डिफरेंट कमर्शियल लेवल लीजिए, डिफरेंट क्वांटिटी लीजिए, ठीक है, या बोथ, और एडजस्ट करिए, ठीक है, सेम नहीं मिल पा रहा, क्या मिला हमें, हमें मिल रहा है 1200 मेट्रिक टन अवेलेबल है, अब ये सेम कमर्शियल लेवल पे नहीं है, डिफरेंट क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और 1200 मेट्रिक टन का 260 रुपया पर मेट्रिक टन है, ठीक है, तो 800 का क्या होना चाहिए, और वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड एविडेंस, ठीक है, तो उस बेसिस पर हम लोग एडजस्ट करके निकालेंगे कि 800 मेट्रिक टन का पर यूनिट क्या होना चाहिए, तो वही चीज ये लाइन क्लॉज सी आपको बोला, अगर किसी कारण से क्लॉज बी काम नहीं कर पाया तो क्लॉज सी का यूज करेंगे, ठीक है। बोला वेयर द कॉस्ट एंड चार्जेस रेफर टू इन सब रूल 2 ऑफ रूल 10 ऑफ दीज रूल्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर रूल 10 में जो था याद होगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस, अगर इंक्लूड नहीं है ट्रांजैक्शन वैल्यू में, किस ट्रांजैक्शन वैल्यू में, जो हमने निकाला, जो दिया हुआ था हमें 100 मेट्रिक टन का ये, 200 मेट्रिक टन का ये, 300 मेट्रिक टन का ये, अगर इसमें इंक्लूड नहीं है तब हम इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, सब रूल 10 में जो एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया था, जो कॉस्ट के बारे में बताया गया था, कौन सा कॉस्ट था, इंश्योरेंस था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं इंक्लूड है तो, अगर इंक्लूड है तो नहीं इंक्लूड करना है, अपना $10 दिया हुआ था, अगर वो इंक्लूडेड है हमारे डाटा में जो दिया गया हमें, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, अगर इंक्लूडेड नहीं है, वो आइडेंटिकल गुड्स का जो हम निकाल रहे हैं अगर उसमें इंक्लूडेड नहीं है तब करना, अगर इंक्लूडेड है तो नहीं करना है। An adjustment shall be made if there are significant difference in such cost and charges between the goods being valued and identical goods in question arising from different distance and means of transport. In applying this rule, if more than one transaction value, हुआ क्या कि 2-3 आइडेंटिकल गुड्स का मिल रहा है, ठीक है, मैंने 780 है हमारे पास, 805 है हमारे पास, 810 भी है हमारे पास, 840 भी है, 900 भी है, तो हम क्या करें, जो लोएस्ट था उसको ले लेंगे, ये सारा सेम ट्रांजेक्शन, सेम कमर्शियल लेवल पे लगभग, सेम क्वांटिटी नहीं है बट सेम कमर्शियल लेवल है, सेम कमर्शियल लेवल है, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, कमर्शियल लेवल सेम का है लेकिन क्वांटिटी जो कहा है सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी कहा गया है,
मतलब 800 ना मिले ठीक है, 780 मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, समझ गए? 805 मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत। तो अगर इस तरह सिचुएशन हुआ तो उस केस में जो लोएस्ट होगा उसको लिया जाएगा, समझ में आ गया? तो ये हमारा रूल 4 कहा था कि अगर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मिला, नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं समझे? ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये रूल 4 के बारे में बताया गया। तो हमारे केस में भी ऐसा ही दिया गया था। हमारे केस में 800 मेट्रिक टन का गुड्स का पर टन क्या है नहीं बताया गया, पर यहाँ पे देखोगे CIF दिया गया है। इसका मतलब ये जो प्राइस दिया गया 260, ये FOB प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट है। इसका मतलब कि हम इसमें 10 रुपए को नहीं जोड़ेंगे, क्लॉज C एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लॉज C मतलब क्लॉज C कब एप्लीकेबल होता, तब एप्लीकेबल जब यहाँ इंक्लूड नहीं होता। अगर यहाँ FOB दिया होता तो उस केस में हमें 10 रुपए जोड़ना पड़ता 260 में, समझ में आ गया? क्लॉज C क्या कर रहा था, किस बारे में बात कर रहा था? अब ध्यान से देखोगे तो 800 मेट्रिक टन के क्या ये सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है? नहीं। क्या ये? नहीं। क्या ये? नहीं। ये है? हाँ ये है, और ये है, ठीक है। 400 भी सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी नहीं कर सकते हम, बहुत दूर है 800 से। तो वही ये क्वेश्चन बताया आगे जाके आपको कि in instant case while determining the transaction value of goods following factor need consideration. In given case बस $10 पर मेट्रिक टन पे किया गया है फ्राइट और इंश्योरेंस के प्रति, और कोई भी अमाउंट पेड नहीं किया गया है गुड्स के प्रति। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? रूल 4 का यूज करेंगे, ठीक है। हमने रूल 4 का यूज किया। रूल 4 ने कहा था कि रूल 3 के सब प्रोविजन के हिसाब से, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रूल 3, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होगा ऑफ आइडेंटिकल गुड्स सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। उसी समय में जो इंपोर्ट किया गया था उसको लेंगे, यही कहा था। और क्या कहा था? सेम कमर्शियल लेवल का हो, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी हो, समझ गए? Since nothing is known about the level of transaction of comparable consignment, it is assumed to be at same commercial level. अब अपने क्वेश्चन में कमर्शियल लेवल के बारे में बात नहीं किया गया था। कमर्शियल लेवल मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है कि फिनिश गुड के लेवल पे है, इस चीज का बात नहीं किया गया था। कमर्शियल लेवल का मतलब ये होता है। तो हम लोग मानेंगे डीवल वाला हमने जो इंपोर्ट किया है, जो डाटा में दिया गया है, वो सेम कमर्शियल लेवल का डाटा दिया गया है, ठीक है। मतलब लाया गया गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करना, लाके यहाँ रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, ये हुआ कमर्शियल लेवल उसका। मैंने ट्रेडिंग के लिए है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, नहीं समझे? कमर्शियल लेवल उसका किस तरह का है, वो बल्क पे बिकेगा कि रिटेलर शॉप में जाएगा, सीधा रिटेल लेवल पे है, आया समझ में? ये हुआ आपका कमर्शियल लेवल बेसिकली। As far as quantity is concerned, the consignment of 20 and 100 metric ton cannot be considered to be substantially the same quantity, obvious सा बात है। Hence remaining 4 consignment are left for our consideration. ऐसा करना कि बाकी 4 बचा, ठीक है। और बाकी 4 में भी देखें तो बाकी तो सेम सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है ही नहीं। If more than one transaction value of identical good is found, the lowest of such values shall be used to determine the value of imported goods. Accordingly, the unit price of consignment under the valuation would be $160 per metric ton. Lowest value shall be used. अब उसका कहना है कि 20 और 100 नहीं होगा, पर 500, 900 और 400 और 780 ये सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है। मेरे यहाँ सब्सटेंशियली सेम नहीं है, पर इनके हिसाब से है, ठीक है। अब सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है तो एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, गलती समझिएगा, ये लाइन रीड करिए ध्यान से। ये वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इज फाउंड लोएस्ट ऑफ सच वैल्यू। तो वैल्यू का बात किया मैंने, इसको कंपेयर करना है फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का चलते हैं। उसने कहा ये दोनों को बाहर कर दो, बचा क्या? 500। 500 पे दाम क्या था? 200। 900 पे दाम क्या था? 175, 180, 160। इनमें से लोएस्ट कौन है? इनमें से लोएस्ट 160 है, तो हम 160 को ले लेंगे। क्या सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी, हम 500 को भी नहीं माने तो ठीक है, 400 को भी ना माने तो ही ठीक है। 900 और 780 में कंपेयर करना चाहिए था। 175 और 160, तो लोअर कौन होता है? 160।
सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी क्या होगा, लगभग सेम। अब 500 और 800 में तो काफी फर्क है, पर क्वेश्चन ने कहा 20 और 200 को छोड़िए बाकी चारों सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है, उसका करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आ गया कि 160 कैसे लेंगे। मैंने वहां थोड़ा उल्टा बोल दिया था, क्वांटिटी में बोल दिया था, क्वांटिटी नहीं वैल्यू का बात किया था उसने। वैल्यू को लेना है, लोएस्ट ऑफ द वैल्यू। अगर ये चारों सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी अगर मान लिया जाए तो इनमें जो लोएस्ट वैल्यू बता रहा है, 160 बता रहा है, तो हम 160 को लेंगे। ठीक है, तो 160 को लिया तो हमने 800 गुने 160 किया, $1,28,000 कन्वर्ट किया 70 से, 89,60,000 रुपी। उस पर 10% कस्टम ड्यूटी, नो प्रॉब्लम, और उस पर सोशल वेलफेयर चार्ज कस्टम ड्यूटी पे 10%। तो टोटल कस्टम ड्यूटी क्या हो गया, 985,600। समझ में आया रूल 4। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 9 पे। 9 कहा प्राइस ऑफ मशीन 800 यूके पाउंड। ठीक है, फ्राइट पेड एयर है, तो एयर पे क्या ध्यान रखना है, 20% ऑफ एफओबी। ठीक है, एफओबी क्या होता है, वो सारा खर्चा जो एक्सपोर्टर के जहाज पे चढ़ने तक हुआ है, एक्सपोर्टर के जहाज पे सामान चढ़ने तक हुआ तब तक का सारा खर्चा लेना है। ठीक है, तो डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज पेड इन यूके, तब बताओ क्या होगा एफओबी, 8,000 प्लस 500। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ये भी तो एफओबी का पार्ट होगा ना, यूके में खर्च हुआ है, और वहां लिखा हुआ है रूल 10 में डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज को इंक्लूड करना ही करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। हमने इंक्लूड कर दिया 8,500। ठीक है, अब उसके बाद और देखो, और आ गया कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर एट द रेट 2% ऑफ प्राइस ऑफ मशीन इन इंडियन रूपी। हमने कमीशन पे किया है, किसको, वहां के लोकल एजेंट को। ठीक है, क्या ये बाइंग कमीशन है, जब तक क्वेश्चन क्लियरली ना लिखे कि ये बाइंग कमीशन है तब तक उसको बाइंग कमीशन नहीं समझना है, बाइंग कमीशन नहीं समझना है। ठीक है, तो ये जो कमीशन है क्या ये इंक्लूड होगा, तो हाँ इंक्लूड होगा। सबसे पहले उसने कहा रुपये में पे हुआ है, तो पहले रुपये में कन्वर्ट ही कर लेते हैं इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। अब रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो फिर देखेंगे क्या था रुपये के लिए, एक्सचेंज रेट के लिए क्या बोला गया था, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या है, 24 अक्टूबर। उस दिन रेट क्या था, 100। लेकिन रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी के लिए क्या कहा गया था, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर। तो लेटर कौन सा था इसमें का लेटर भी यही है 24 अक्टूबर, तो रेट भी यही होगा। ठीक है, 10%। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे लोकल एजेंसी का चार्ज, क्योंकि ये भी वही खर्च हुआ था। मतलब ये जो हवाई जहाज था, हाँ, ये जो हवाई जहाज था इस पे सामान लोड होने पे ही खर्चा, लोड होने से पहले का खर्चा है सारा, यहाँ का लोडिंग अनलोडिंग सब सारा खर्चा यहाँ तक का जो होगा वो होता है एफओबी। किसके पोर्ट पे, ये कहाँ हो रहा है, एक्सपोर्टर के पोर्ट पे। तो एक्सपोर्टर के पोर्ट तक का सारा खर्चा, जब तक वो हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में ना पहुंच जाए तब तक का सारा खर्चा तो एफओबी का पार्ट है, तो ये भी इंक्लूड होगा। इंक्लूड हो गया, निकल गया एफओबी। अब करेंगे हम लोग कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या करेंगे, एयर फ्राइट क्या बोला, एयर फ्राइट के बारे में बोला 2,500 यूके, 100 से कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख और 20% ऑफ 866 लोअर कौन है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, द लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड फॉर द फ्राइट एज द इंपोर्टेशन इज थ्रू एयर, इंपोर्टेशन ऑफ गुड इज थ्रू एयर। 173 और 2.5 लाख जो लोअर हो, लोअर कौन है 173 20%, प्लस हमें इंश्योरेंस का चार्ज नहीं दिया गया है तो फिर भी जोड़ना है, अगर नहीं दिया गया है तो, अगर अनसर्टेन है फिर भी जोड़ना है। एफओबी पता है तो उसका 1.125% जोड़ दिया हमने। अब आया सीआईएफ, अब इस पे लगेगा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पर हमने बात कर लिया था कि 10% होगा, क्यों कि अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, लेटर कौन था, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, उस दिन रेट क्या था 10%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इसका 10%। समझ में आ गया। आईजीएसटी किस पे लगेगा, आईजीएसटी ऐसे सेवल वैल्यू जो आया, सीआईएफ जो आया, सीआईएफ
प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज इस अमाउंट में। समझ में आ गया? तो यहां लिखेंगे, यहां लिख सकते हो वैल्यू फॉर लेवी ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, तो इस पे लगेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी लगा 12%। टोटल ड्यूटी क्या हुआ? बेसिक कस्टम ड्यूटी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी। समझ में आ गया कैसे हुआ? कोई दिक्कत? काफी इजी क्वेश्चन होता है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, काफी इजी क्वेश्चन रहता है ये सब। अब देखो इलस्ट्रेशन 10 को देखो, ऐसे सेवल वैल्यू क्या बोला, ये डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या है 25 अप्रैल, डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड क्या है 21 अप्रैल। तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा? जो दोनों में से लोअर हो, सॉरी जो दोनों में से लेटर हो, लेटर कौन सा है 25 अप्रैल, उस दिन रेट क्या है 10%। अगर बात करें कन्वर्जन रेट का, एक्सचेंज रेट का, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो 10% ऑफ 65, समझ में आ गया? तो 10% कन्वर्ट किया 65 से और वो निकाल लिया। फिर वही चीज आईजीएसटी किस पे लगेगा? आईजीएसटी लगेगा सेवल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस और भी कोई ड्यूटी जो कस्टम एक्ट के अंदर लगा हो, सारा चीज जुड़ेगा, उसके बाद आईजीएसटी लगेगा उसके ऊपर। समझ गए? इलस्ट्रेशन 11, अच्छा सेवल वैल्यू 1 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, आईजीएसटी 12%, एसडब्ल्यूएस 10%। तो पहले क्या करेंगे, 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 10% 1,000, इस पे लगेगा आईजीएसटी 1,11,000 पे। तो ये हुआ 13,320, टोटल क्या हो गया 24,320। कोई दिक्कत? अब इलस्ट्रेशन 12 देखिए क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल। तो बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट हुआ? जिस दिन प्रेजेंट हुआ उसी डेट को एक्सचेंज रेट लेना है। एक्सचेंज रेट कौन सा रेट? जो सीबीआई ने नोटिफाई किया है। तो हमें ये तो पता चला एक्सचेंज रेट क्या होगा, ₹70 कौन करेंसी में दिया गया है पर डॉलर। कोई दिक्कत? डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 30 जून। अब जहां तक रेट ऑफ ड्यूटी का बात है, तो इनमें से जो लेटर हो, लेटर में क्या है 30 जून, तो 30 जून को क्या था रेट बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। तो बीसीडी का रेट क्या होगा 10%। काम खत्म, यहाँ पे डाटा खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हमें दिया गया सीआईएफ वैल्यू दिया गया, सीआईएफ वैल्यू दिया गया, एयर फ्राइट दिया गया, इंश्योरेंस कॉस्ट दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, कहा कि एयर फ्राइट का पहले एफओबी चाहिए हमको, तो 2000 माइनस 500 माइनस 100, तो एफओबी क्या निकल के आएगा 1400। इसका 20% क्या होगा 280, इसका 20% क्या होगा 280। तो एयर फ्राइट क्या होना चाहिए 280 और 500 जो लोअर हो 500 एक्चुअल एयर फ्राइट, और एयर फ्राइट एज पर रूल 10। तो 280 और 500 में कौन लोअर है 280, तो वो लेंगे। इंश्योरेंस एक्चुअल अमाउंट लेंगे, दिया हुआ है 1.125% नहीं करना है। 280 प्लस 100 380, तो सीआईएफ क्या होना चाहिए 1780। स्टेबल वैल्यू फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी 1780। कन्वर्ट कैसे करेंगे 70 रुपया पे 1780 गुने 70, समझ में आ गया? इन रुपी आ गया अपना। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, अभी बताया था आपको क्यों 10%, और एसडब्ल्यूएस 10% ही रहता है किसका, इसका बेसिक कस्टम ड्यूटी का। जोड़ देंगे टोटल हो गया, इस पे लगाएंगे आईजीएसटी, वरना 1,24,600 प्लस 12,460 प्लस 1,246 1,38,306, इन तीनों का सम। इस पे लगाएंगे आईजीएसटी, अब टोटल रोड ड्यूटी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, मैंने बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस आईजीएसटी। कोई दिक्कत? 15,000 chalices, chalices क्या होता है प्याला, प्याला, ठीक है, प्याला were imported from for charitable distribution in India by XY Charitable Trust. The trust did not pay either for the cost of good or for the design and development charges which was borne by the supplier. Custom officer compute किया वैल्यू $20,000 जो ट्रस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया।
अदर डिटेल दिया गया है, फ्राइट जो पेड हुआ बाय एयर डॉलर में 4,500, डिजाइन डेवलपमेंट जो पे हुआ 2,500, कमीशन जो पे हुआ टू एन एजेंट इन इंडिया 12,500। ठीक है, उसके बाद ये आपका रेट के बारे में बोला, तो आइए अपना रेट देख लेते हैं। रेट क्या हुआ, रेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री कब है, 8 सितंबर, उस दिन एक्सचेंज रेट क्या है 70। और जहां तक रेट ऑफ ड्यूटी के बाद जो लेटर हो, लेटर क्या है 8 और 30, तो 30 लेटर है तो 10%, कोई दिक्कत। इंटर बैंक रेट से मतलब नहीं है, जो सीबीआई से नोटिफाई किया उससे मतलब है हमें। सीबीआई से 70 रुपया नोटिफाई किया तो इससे मतलब है, 73 से मतलब नहीं है। आईजीएसटी 12% और एसडब्ल्यूएस 10%। ये अपना कहानी हो गया। अब हमारा जो एफओवी, जो वैल्यू कंप्यूटर या कस्टम ऑफिसर, इंक्लूडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट इंक्लूडेड है उसमें, डिजाइन डेवलपमेंट इंक्लूडेड था, ठीक है, तो उसने एफओवी तो निकाल दिया 20,000, जिसमें डिजाइन डेवलपमेंट इंक्लूड था, तो एक्सचेंज रेट 70 था, तो एफओवी वैल्यू रुपये में क्या हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें यहां तक क्वेश्चन में। अब उसके बाद आया कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया, ऑब्वियस सा बात है इंक्लूड होगा, कमीशन इंक्लूड होना ही होना था तो होगा इंक्लूड, जब तक बाइंग कमीशन ना हो इंक्लूड होगा, काम खत्म। तो 14,12,500। जहां तक एयर फ्राइट का बात है, एफओवी वैल्यू जो कस्टम के हिसाब से हुआ उसमें एयर फ्राइट क्या होता है 20% या एक्चुअल, तो 20% 14,12,500 हुआ 2,82,500, और एक्चुअल क्या था, एक्चुअल था 4,500 गुने 70, कितना होता है निकालिए, 4,500 गुने 70, जो लोअर हो 3,15,000, तो कौन लोअर है, 20% ही लोअर है तो उसी को लेंगे, 20% लोअर है तो उसको ले लेंगे, कितना हुआ 2,82,500। इंश्योरेंस क्वेश्चन में मिसिंग था तो 1.125% हो जाएगा। सीआईएफ वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे 10%, समझिए कैसे निकालेंगे इसको, एसडब्ल्यूएस लगाएंगे 10%, तीनों को जोड़ देंगे, इस पर आईजीएसटी लगाएंगे 12%, टोटल क्या होगा, कोई दिक्कत, काफी इजी क्वेश्चन रहता है इसका, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना रखना है इसमें कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो वाला प्रोविजन, रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा, समझ गए, सेक्शन 15। उसके बाद आपका ये एयर फ्राइट हुआ तो क्या करना है, इंश्योरेंस नहीं है तो क्या करना है, समझ गए, बाकी बाइंग कमीशन हो तो उसको एक्सक्लूड करना है, बस हो गया अपन का क्वेश्चन, इतना याद रखना है, बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 हो गया ना, हाँ 14। मिस्टर बैकपैक इंपोर्टेड सेकंड हैंड गुड फ्रॉम अ यूके सप्लायर बाय एयर, एयर आ गया, समझ में आ गया, which was contracted on CIF basis. However, there were change in price in the international market between the date of contract and actual importation. तो प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब प्राइस कुछ और लिया गया, पर जब एक्चुअल इंपोर्टेशन हुआ उस दिन प्राइस चेंज प्राइस ये रहा, ठीक है, उसको नेगोशिएट करके इन लोगों ने इस पर पे किया। As a result of several negotiation, the party agreed for negotiated price, ये पे हुआ है, तो ये बेसिकली तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है, प्राइस सोल कंसिडरेशन, मनी पेड और पेएबल, अनरिलेटेड पार्टी, बायर एंड सप्लायर एंड नॉट रिलेटेड, क्या सारा चीज सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, काम खत्म। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा, नेगोशिएशन प्राइस, समझ में आया क्यों होगा, देखिए लिखा गया वही चीज, transaction value which means price actually paid or payable for the good in case contract was renegotiated and the importer paid the renegotiated price, the transaction value would be such renegotiated price and not the contract price। तो हमने पे क्या किया, the actual amount paid or payable, ये पे किया ना ये पे किया ना ये पे किया, तो ये पे किया है, ये पे किया है, ये पे किया, तो यही होगा, ये तो सीआईएफ वैल्यू दे दिया, तो क्योंकि एयर फ्राइट है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उल्टा चल के एफओबी पे पहुंचना पड़ेगा आपको, तो 5,500 में 500 को माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस माइनस कर देंगे, आ जाएगा एफओबी। जब एफओबी आ गया तो एफओबी को क्या करेंगे हम, कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन रुपी में। अब जो वेंडर इंस्पेक्शन चार्ज है वो इंक्लूड नहीं होता है, समझिएगा, यहाँ पे और डाटा था, वेंडर इंस्पेक्शन चार्ज, इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय फॉरेन सप्लायर ऑन हिज ओन, खुद किया है,
नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था, वो अपने मन से सप्लायर किया है, तो इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कमीशन जो पे किया है वो तो इंक्लूड होगा, तो जो हमने कमीशन पे किया है उसको हमने इंक्लूड किया, क्योंकि बाइंग कमीशन नहीं है तो इंक्लूड होगा। तो 4400 को कन्वर्ट किया 102 पे, उसका 1% जोड़ दिया। अब ये 102 क्यों ले रहा है, तो फिर यहाँ रेट का बात आया। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुआ था? 18 फरवरी, उस दिन रेट क्या था? 102। एयरक्राफ्ट कब आया था? 15 फरवरी, तो बाद में क्या है, यही चीज है, तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा? 10%। देखो, only the payment actually made as the condition of sale of imported goods by the buyer to the seller are includable। यहाँ पे सप्लायर अपने मन से किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं किया, तो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? ओनली द पेमेंट एक्चुअली मेड, जो पेमेंट सही में किया गया है एज अ कंडीशन ऑफ सेल ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स बाय द बायर टू द सेलर। सेलर अपने मन से करता, लेकिन उसका पैसा अगर हम दिए होते तो इंक्लूड होता, हम लोग पैसा दे नहीं रहा उसके लिए, अपने मन से ऐसी कर रहा है वो, नहीं समझे? तो वो इंक्लूड होगा नहीं, तो वो इंक्लूड इसी कारण से नोट 3 में नहीं हुआ है। समझ में आ गया? अब आया एफओबी, अब निकालेंगे क्या? 20% इसका और एक्चुअल। तो इसका 20% का बात करें तो 453 288 का 20% होता है 90,000, 90,657 का एयर फ्राइट था। और ऐसे नॉर्मल जो एक्चुअल एयर फ्राइट है वो है 500 गुने 102 51,000, तो क्या लेंगे? एक्चुअल एयर फ्राइट लेंगे। इंश्योरेंस क्वेश्चन में गिवन है कि 600 है, तो 600 कन्वर्ट कर देंगे, काम खत्म। वो तो 1.125 तब करते ना जब नहीं होता गिवन, यहाँ तो गिवन है, तो एक्चुअल इंश्योरेंस गिवन है तो उसी को ले लेंगे, 20% उसमें लगाएंगे तो वो ज्यादा आ रहा है, जो लोअर है उसी को लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 20%। उसमें मैंने वो क्या बताया था, अगर एयर फ्लाइट हो तो आप लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी considered as air freight as per rule 10। क्या होगा? एक्चुअल एयर फ्राइट और 20% ऑफ एफओबी। अब आ गया अपना असेसेबल वैल्यू, अब उसमें लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, समझ गया क्यों, और एसडब्ल्यूएस 10%, समझ में आ गया क्यों। अब ये जो नोट्स है ये बड़ा बड़ा दिखता है, इतना बड़ा हमको नहीं लिखना है नोट्स, हम नॉर्मली यहीं पे नोट्स एक लाइन लिख सकते हैं। The rate of custom duty will be date of arrival of aircraft or date of filing of bill of entry, whichever is later. The rate prevalent on, समझ में आ गया? Since the date of filing of bill of entry is later, therefore the rate of basic custom duty will be 10%। काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 15, एफओबी दे दिया, ठीक है, एयर फ्राइट बोला 3000 यूके पाउंड, लाइसेंस फी द बायर वाज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके 400 यूको पाउंड। अभी बायर को रिक्वायर्ड था पे करना, बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होगा, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20 में, तो इस दिन क्या था अपना कन्वर्जन का रेट 99 रुपया, काम खत्म। 20 में और 25 में, तो 25 में बाद में है, तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा? 10% हो गया। एफओबी 10,000 प्लस 400, कस्टम के लिए एफओबी क्या होगा? 10,400। आया समझ में? एक्सचेंज रेट 99, कन्वर्ट किया, आ गया। एयर फ्राइट क्या होगा? 20% और एक्चुअल, तो 20% ही कम है तो वही लिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल कितना है एयर फ्राइट? एक्चुअल एयर फ्राइट क्या है? 3000 यूके पाउंड, तो 3000 गुने 99 करो तो 2,97,000 आया, और 20% कितना है? 20% कितना आ रहा है? 2,05,920, तो यही लेंगे। 297 और 2,05,900, कौन लोअर है? ये लोअर है तो इसको लेंगे। इंश्योरेंस गिवन नहीं है तो 1.125% लेंगे इसका। बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता, ऑब्वियस सा बात है, ऊपर में लेना था, अगर होता भी तो एफओबी का ही पार्ट होता वो। ओहो, ठीक है, आ गया सीआईएफ वैल्यू, इस पे लगाएंगे क्या हम लोग? समझ में आ गया। रेट ऑफ ड्यूटी 10%, कैसे समझ में आ गया? 10% लगाया हमने, 10% आईजीएसटी, कोई दिक्कत? आईजीएसटी लगेगा
सबको जोड़ने के बाद, और काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में या सॉल्व करने में? कोई प्रॉब्लम? आप सोच रहे हो बाइंग कमीशन यहाँ क्यों लिखा है, तो उसका मन, ऊपर लिखे नीचे लिखे इंक्लूड नहीं होता है, काम खत्म। इंक्लूड नहीं होता ये तो पता है ना, तो क्या मतलब है? ये आपका इलस्ट्रेशन हो गया खत्म, और ये ऐसी है। ठीक है, अब क्या है कि आपका लेटेस्ट रिकैपुलेट में जाइएगा, यहाँ से रीड करिएगा, और नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है टेस्टेड नॉलेज में उसको खुद से बनाइएगा, काफी इजी है, लगभग सारे पॉइंट ऊपर कवर हो चुके हैं। तो आपका इच्छा हो तो रूल पढ़ सकते हैं, ना इच्छा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है रूल 10 और रूल 4, बस। अगर ये दो रूल आपको आता है तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम लोग कल क्या करेंगे, अब हम लोग वापस पढ़ेंगे जीएसटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। अब वो अच्छा समझ में आएगा कि वहां पे क्या बात कर रहा है, क्योंकि हमने एक तरह से कस्टम थोड़ा समझ लिया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी समझ में आ गया हमें, आईजीएसटी कैसे लग रहा है वो भी समझ में आ गया। तो हम समझेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी अगले लेक्चर में।